कार्टेशियन कर्व की ट्रेसिंग हम कैसे करते हैं, इसके लिए आज हम डिस्कस करते हैं कि मान लो कोई कार्टेशियन इक्वेशन है, ये आप 11th क्लास में पढ़े थे, y² = 4ax। ये एक पैराबोला है। इस पैराबोला का डायग्राम इस प्रकार से बनता है, हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में 11 चैप्टर में। ये y² = 4ax है। तो ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो इस कर्व के इक्वेशन में यदि y के स्थान पे हम -y रख दें तो -y रख देंगे तो -y² = क्या होगा, 4ax है। तो यहाँ पे y² = 4ax ही रहेगा। तो y के स्थान पे -y रखने से कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि ये कर्व जो है x एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्री है। x एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होने का मतलब ये हुआ कि x एक्सिस के ऊपर जिस प्रकार का डायग्राम बना है उसी प्रकार का नीचे भी बनेगा। फिर या कि हम ये बोल सकते हैं कि y की पावर इवन नंबर है, इसलिए कर्व x एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा। इसी प्रकार यदि x² = 4ay कर्व का इक्वेशन दिया है या पैराबोला है, तो यहाँ पे x के स्थान पे यदि -x रख देंगे तो इस कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं होगा। तब हम कहेंगे कर्व y एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्री है। या कि हम ये बोल सकते हैं कि x की पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, इसलिए x के स्थान पे जब x की पावर इवन नंबर भी रहती है तब भी हम कह सकते हैं कि कर्व y एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है। तीसरी कंडीशन ये आती है कि कोई कर्व अपोजिट क्वाड्रांट में कैसे कंटेन होगा। अपोजिट क्वाड्रांट का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे क्या है, ये हुआ, इसका अपोजिट क्वाड्रांट क्या होगा, इस क्वाड्रांट का अपोजिट ये होगा, ये। तो इस अपोजिट क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट सिमेट्री कैसे है, इसका मतलब ये कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कर्व है एक, इस कर्व का इक्वेशन होता है y = x³। तो इस कर्व के इक्वेशन में y के स्थान पे हम क्या रख दें, -y, और x के स्थान पे क्या रख दें, -x। तो -x का जब क्यूब करेंगे तो -x³ ही रहेगा। तो -y = -x³ आएगा, ठीक है। तो y = x³ ही आ गया। यदि कर्व के इक्वेशन में y के स्थान पे -y रख दें, x के स्थान पे -x रख दें, तो कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं होता। तब हम कहते हैं कि वह कर्व क्या है, अपोजिट क्वाड्रांट में सिमेट्रिक है, अपोजिट क्वाड्रांट में सिमेट्रिक है। इसी प्रकार फिर क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई कर्व है और ये y = एक लाइन है, y = x है। तो ये y = x लाइन क्या है, ये y = आप जानते हैं, आप लोग पढ़े थे उसमें 11th क्लास में, y = mx जो लाइन होती है वे ओरिजिन पॉइंट से पास होती है। तो ओरिजिन पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y = mx टाइप का, जहाँ m क्या है, लाइन का स्लोप है। तो ये लाइन x एक्सिस के साथ यदि 45 डिग्री का एंगल बनाती है तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, m = tan 45, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो m = क्या हो जाएगा, 1, और 1 यहाँ y = mx में रख देंगे। तो y = mx में जब 1 रख देंगे तो क्या आएगा, y = 1x आ जाएगा। तो y = x एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन पॉइंट से होकर तो जाती है लेकिन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे कि कोई कर्व y = s लाइन के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है, ऐसे। तो ये कैसे पता करेंगे कोई कर्व y = s लाइन के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है। तो मान लेते हैं किसी कर्व का इक्वेशन यदि इस प्रकार का दिया है, x³ + y³ = 3axy। तो इस कर्व के इक्वेशन में हम s के स्थान पे क्या रख दें, y, और y के स्थान पे क्या रख दें, x है। तो यदि कर्व के इक्वेशन में s के स्थान पे y रख देंगे और y के स्थान पे s रख देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा क्या, y³ फिर s³ = यहाँ 3a और यहाँ s के स्थान पे y के स्थान पे x है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वही इक्वेशन आ गया, इस कर्व के इक्वेशन चेंज नहीं हुआ। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, s³ + y³ = क्या, 3axy। यदि किसी कर्व के इक्वेशन में s के स्थान पे y और y के स्थान पे x रख देते हैं तो कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं होता।
तब हम ये कहते हैं कि वह कर्व y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट सिमेट्री है। ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है कि ये हम कैसे पता है, इस प्रकार हम देखें कि कोई कर्व एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्री कब होता है, जब y की पावर इवन नंबर हो, तब हम कहते हैं कि कर्व एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है। यदि x की पावर इवन नंबर है तो कर्व y एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्री है। और यदि y के स्थान पे -y और s के स्थान पे -x रख देते हैं तो कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं होता, तो हम कहते हैं कर्व अपोजिट क्वाड्रांट में सिमेट्रिक है। और यदि कर्व के इक्वेशन में s के स्थान पे y और y के स्थान पे s रख देते हैं तो कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं होता, तब हम कहते हैं कि कर्व y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट सिमेट्री है। ठीक है। अब इसके बाद ये देखते हैं कि कर्व, ये तो सिमेट्री का हो गया। दूसरा पॉइंट ये देखते हैं कि कर्व ओरिजिन पॉइंट से पास होता है कि नहीं पास होता है। तो किसी कर्व के इक्वेशन में, जैसे हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, ये पढ़े थे 11th क्लास में कि ये एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जहाँ काटती है तो वे पॉइंट यदि मान लो c है तो ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वे स्मॉल c के इक्वल है। तो ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं होती, तो इस लाइन के इक्वेशन में हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी। तो यहाँ पे वेरिएबल x और y है लेकिन c एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं होती। लेकिन यहाँ पे यदि ये लाइन देखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स है, तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन पॉइंट से पास हो रही है। तो किसी कर्व के इक्वेशन में यदि कांस्टेंट टर्म कंटेन नहीं होता तब वह कर्व कहाँ से पास होता है, ओरिजिन पॉइंट से पास होता है। लाइन भी एक कर्व ही है। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं, यदि किसी कर्व के इक्वेशन को ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करता है तब भी हम कहते हैं कि वह कर्व ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है। जैसे ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, तो ये 0 0 इस कर्व के इक्वेशन में हम यदि रख देते हैं तो y के स्थान पे भी 0 रख दिए, s के स्थान पे भी 0 रख दिए, तो यहाँ पे क्या आया 0 इज इक्वल टू 0, यानी ट्रू कंडीशन बनी है। तो इसका मतलब ओरिजिन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तब भी हम कहेंगे कि ये कर्व ओरिजिन पॉइंट से पास होता है। तो दूसरा पॉइंट ये चेक करते हैं कि कर्व ओरिजिन पॉइंट से पास होता है कि नहीं। तो चेक करने का क्या तरीका है, पहला तरीका तो ये है कि उस कर्व के इक्वेशन में यदि कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम कहते हैं कि वह कर्व ओरिजिन पॉइंट से पास होगा। दूसरा तरीका यह है कि ओरिजिन पॉइंट का यदि कोऑर्डिनेट कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तब भी हम कहते हैं कि वह कर्व ओरिजिन पॉइंट से पास होगा। अब ये पहला हो गया सिमेट्री, दूसरा हो गया ओरिजिन पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है ये देखते हैं कि ओरिजिन पॉइंट पर टेंजेंट लाइन कैसे निकालें। तो टेंजेंट एट ओरिजिन क्या देखते हैं, टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट पर टेंजेंट लाइन निकालते हैं। तो ओरिजिन पॉइंट पर टेंजेंट लाइन निकालने के लिए ये देखते हैं कि कर्व के इक्वेशन में जो कर्व के इक्वेशन में जो मिनिमम पावर का टर्म है उसको 0 के इक्वल करते हैं। जैसे हम कर्व का इक्वेशन ले लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, कर्व के इक्वेशन y स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसका ब्रैकेट यदि खोलेंगे तो क्या आएगा 2a y स्क्वायर और ये होगा x y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इस कर्व की डिग्री है 2, इस कर्व की डिग्री है 3, इस कर्व की डिग्री है 3। तो यहाँ पे 3 डिग्री का टर्म है, ये 3 डिग्री का टर्म है, लेकिन ये 2 डिग्री का टर्म है। तो सबसे कम डिग्री का टर्म ये है। तो जो कर्व के इक्वेशन में मिनिमम डिग्री का टर्म होता है उसको 0 के इक्वल जब रखते हैं तो ओरिजिन पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन फाइंड होता है। तो मिनिमम डिग्री का टर्म है 2a बाई स्क्वायर, तो 2a बाई स्क्वायर को 0 के इक्वल करेंगे तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। इसी को लिख लेंगे बाई इंटू बाई इज इक्वल टू 0। तो इसी को हम लिख सकते हैं बाई इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि ओरिजिन पॉइंट पर 2 टेंजेंट लाइन, 2 रियल टेंजेंट लाइन फाइंड हो रही हैं, लेकिन ये दोनों टेंजेंट लाइन क्या हैं, कोइंसाइड हैं। तो जब ओरिजिन पॉइंट पर 2 रियल और कोइंसाइड टेंजेंट लाइन फाइंड होती हैं, ऐसी कंडीशन में हम ओरिजिन पॉइंट को कहेंगे कस्प। क्या कहेंगे, कस्प कहेंगे। ओरिजिन पॉइंट को कस्प कहेंगे। तो कस्प का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे क्या है, ये ओरिजिन पॉइंट है, तो कर्व इस प्रकार का होगा मान लो। तो यहाँ पे देखते हैं
कि ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। तो इस कर्व जो है, इस ब्रांच जो है कर्व की, ये जो शाखा है इसकी टेंजेंट लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 0, और कर्व की इस शाखा की भी टेंजेंट लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 0। तो ओरिजिन पॉइंट पर दो कोइंसाइड टेंजेंट लाइन है, तो इस ओरिजिन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कस्प है। क्या बोलेंगे, कस्प बोलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यदि ओरिजिन पॉइंट पर यदि मिनिमम पावर के टर्म को 0 के इक्वल रखने से यदि हमको इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है, जैसे मान लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy, तो यहाँ पे देखते क्या है कि एक्स वाई मिनिमम पावर का टर्म ये है, तो ये 3aXy को यदि हम 0 के इक्वल रखेंगे, 3aXy मिनिमम पावर का टर्म, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ ओरिजिन पॉइंट पर दो रियल और डिफरेंट टेंजेंट लाइन फाइंड हो रही हैं। यहाँ तो कोइंसाइड फाइंड हो रही थी, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। यहाँ ओरिजिन पॉइंट पर दो रियल और टेंजेंट और डिफरेंट टेंजेंट लाइन फाइंड हो रही हैं, x बराबर 0, y बराबर 0। ऐसी कंडीशन में हम ओरिजिन पॉइंट को क्या कहेंगे, ओरिजिन पॉइंट को क्या कहेंगे हम, ओरिजिन पॉइंट को नोड कहते हैं। ओरिजिन पॉइंट को क्या कहते हैं, नोड। जैसे यहाँ पे इस प्रकार नोड को किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं, जैसे ये है ओरिजिन पॉइंट पर नोड कब होगा, जैसे ये, तो यदि हम इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींच दें और एक ये टेंजेंट लाइन खींच दिए, तो यहाँ ओरिजिन पॉइंट पर एक y इज इक्वल टू एस लाइन आ गई, मान लो y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। तो ओरिजिन पॉइंट पर दो टेंजेंट लाइन खींची जा रही हैं, दोनों डिफरेंट हैं, एक है y इज इक्वल टू एस, तो दूसरी क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। तो जब ओरिजिन पॉइंट पर दो टेंजेंट लाइन खींची जा सकती हैं और दोनों डिफरेंट हों, तो ऐसी कंडीशन में इस ओरिजिन पॉइंट को कहते हैं नोड कहते हैं। और जब कोइंसाइड टेंजेंट लाइन होती है तो उसको ओरिजिन पॉइंट को क्या बोलते हैं, कस्प बोलते हैं। तो पहले हम ये देखें, सिमेट्री चेक करते हैं कि कर्व एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है, कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है, कि अपोजिट क्वाड्रांट में सिमेट्री है, कि ये है ये वाई इक्वल टू एस लाइन के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है। दूसरे पॉइंट में चेक करते हैं कि कर्व ओरिजिन पॉइंट से पास होता है कि नहीं। यदि कांस्टेंट टर्म उसमें कंटेन है तो ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं होगा, यदि कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वह कर्व ओरिजिन पॉइंट से पास होगा। तीसरा पॉइंट क्या चेक करते हैं कि ओरिजिन पॉइंट पर टेंजेंट लाइन, तो मिनिमम पावर के टर्म को 0 के इक्वल कर देंगे तो ओरिजिन पॉइंट पर टेंजेंट लाइन के इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। तो ओरिजिन पॉइंट पर टेंजेंट लाइन के इक्वेशन दो तरीके से फाइंड हो सकता है। यदि मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू ओरिजिन पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है वे क्या है, दो रियल और कोइंसाइड टेंजेंट लाइन आती हैं अथवा रियल और डिफरेंट टेंजेंट लाइन आती हैं। यदि रियल और कोइंसाइड टेंजेंट लाइन आती हैं तो हम कहेंगे कि ओरिजिन पॉइंट क्या है, कस्प है। और जब ओरिजिन पॉइंट पर दो रियल और डिफरेंट टेंजेंट लाइन आती हैं तब हम ओरिजिन पॉइंट को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या आता है, इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब क्या है, कर्व की इक्वेशन में एक बार हम y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू a फाइंड होता है, तब हम कहेंगे कर्व x एक्सिस को a 0 पर काटता है। फिर कर्व की इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक बार y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो मान लो y की वैल्यू b प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कर्व y एक्सिस को 0 b पॉइंट पर काटता है। ठीक है। इस प्रकार से कर्व और x एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल सकते हैं। और फिर इसके बाद आता है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या होता है, ये चेक करते हैं कि असेंप्टोड्स निकालते हैं, किसी कर्व की अनंत स्पर्शी निकालते हैं कि उस कर्व की अनंत स्पर्शी क्या है। जैसे मान लेते हैं कर्व का इक्वेशन दिया गया है, किसी कर्व का इक्वेशन इस प्रकार से दिया गया है, बाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है। तो इसका यदि ब्रैकेट खोलेंगे तो सबसे पहले x के मैक्सिमम पावर के टर्म के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करते हैं। तो x की सबसे बड़ी पावर यहाँ क्या है, 3 है, तो x की सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 को 0 के इक्वल करेंगे। तो 1 को 0 के इक्वल रखने से कोई इक्वेशन तो आ नहीं रहा है, यहाँ मीनिंगलेस क्वांटिटी आ रही है। तो हम कहेंगे कि x एक्सिस के पैरेलल दिए गए कर्व की कोई असेंप्टोड्स नहीं है, कोई अनंत स्पर्शी नहीं है।
फिर हम क्या करते हैं कि बाई की मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ बाई का मैक्सिमम पावर, बाई की पावर 2 है, तो बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 2a माइनस एक्स है। तो 2a माइनस एक्स को 0 के इक्वल करेंगे तो एस इज इक्वल टू 2a लाइन फाइंड होगी। तो ये क्या होगी, दिए गए कर्व की बाई एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट्स होगी, बाई एक्सिस के समांतर दिए गए कर्व की अनंत स्पर्शी होगी। इसके बाद हम क्या चेक करते हैं 6वें नंबर पॉइंट में, ये चेक करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट निकालते हैं। स्पेशल पॉइंट का मतलब क्या होता है, कुछ एस और बाई के संभावित मानों के संगत बाई और एक्स के मानों की तालिका बना लेते हैं, कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं, एस की कुछ वैल्यू लेते हैं अपने से और कर्व की इक्वेशन की मदद से बाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस प्रकार हम एक्स और बाई के मानों की एक टेबल बना लेते हैं जो कर्व की ट्रेसिंग करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एस की वैल्यू हम ले लिए एक्स और बाई, एस की वैल्यू s1 ले लिए, s2 ले लिए, s3 ले लिए, बाई की वैल्यू y1, y2, y3। तो ये पॉइंट आपको कुछ मिल गए, s1 y1 मिल गया, s2 y2 मिल गया, ठीक है, s3 y3 मिल गया। तो हम स्पेशल पॉइंट कुछ निकाल लेते हैं और उसकी मदद से कर्व की ट्रेसिंग करते हैं। फिर और लास्ट में ये है 7वां पॉइंट है रीजन। तो रीजन का मतलब क्या होता है कि उस कर्व का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, वे कर्व कहाँ से कहाँ तक कंटेन है। जैसे किसी कर्व की जब ट्रेसिंग करने के बाद ये रिजल्ट हमारे पास आता है कि ये कर्व इस प्रकार का है, इस प्रकार का मान लेते हैं, और ये लाइन है x इज इक्वल टू 2a लाइन। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो कर्व है वह x इज इक्वल टू 2a लाइन के राइट साइड में नहीं है, और ये बाई एक्सिस है, तो बाई एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। तो ये कर्व x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड में भी नहीं है, x इज इक्वल टू 2a लाइन के राइट साइड में भी नहीं है, और x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड में भी नहीं है। तो रीजन का मतलब ये हुआ कि यदि s की वैल्यू हम 2a से बड़ी लेते हैं तो कर्व की इक्वेशन से जब बाई की वैल्यू निकालेंगे तो बाई की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। तो बाई की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, इसका अर्थ ये हुआ कि यह इस कर्व का एग्जिस्टेंस x इज इक्वल टू 2a लाइन के राइट साइड में नहीं है। और यदि x इज इक्वल टू 0 से कम वैल्यू लेते हैं, हम x इज लेस देन क्या लेते हैं 0 से छोटी वैल्यू लेते हैं और ये वैल्यू को कर्व के इक्वेशन में रखते हैं, तो बाई की जो वैल्यू आएगी वे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। तो बाई की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, इसका अर्थ ये हुआ कि बाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में भी कर्व का एग्जिस्टेंस नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त 7 स्टेप की मदद से हम किसी भी दिए गए कार्टेशियन कर्व की ट्रेसिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे गए हैं जो समझाया गया। ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व रिक्वायर्ड स्टेप सिमेट्री, we examine the symmetry of curve about any line by applying the following rules। पहला क्या देखते हैं, सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस, यानी कैसे पता करते हैं कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्री है कि नहीं है। तो यहाँ पे इफ है इन द इक्वेशन ऑफ कर्व पावर ऑफ बाई इज इवन नंबर, बाई की पावर क्या है इवन नंबर है, देन कर्व इज सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस, तब कर्व क्या होगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा। इफ इन द इक्वेशन ऑफ कर्व पावर ऑफ एक्स इज इवन नंबर, यदि एक्स की पावर इवन नंबर है देन कर्व इज सिमेट्री अबाउट द बाई एक्सिस, ऐसी कंडीशन में कर्व बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्री होगा। सिमेट्रिक इन द अपोजिट क्वाड्रेंट इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज इफ वी पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड बाई इज इक्वल टू माइनस बाई, देन गिवन कर्व सिमेट्री अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट, जैसे कि पीछे हम सब व्याख्या कर चुके हैं। फिर आता है सिमेट्री अबाउट द लाइन बाई इज इक्वल टू एक्स इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व इज अनचेंज व्हेन एक्स एंड बाई आर इंटरचेंज, यदि एक्स के स्थान पे बाई और बाई के स्थान पे एस रख देते हैं तो कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं होता, देन द कर्व इज सेट टू बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन बाई इज इक्वल टू एक्स, ऐसी कंडीशन में कर्व बाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जांपल द कर्व एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब इज इक्वल टू 2ax बाई, तो एक्स के स्थान पे बाई रख दो, बाई के स्थान पे एस रख देंगे, कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं होगा, तो हम कहेंगे कर्व क्या है बाई इज इक्वल टू एस लाइन के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है। फिर क्या आता है ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट का मतलब क्या है, ओरिजिन पॉइंट
इफ ए गिवन कर्व डज नॉट कंटेन कांस्टेंट टर्म देन कर्व इज पासेस थ्रू दी ओरिजिन। ऐसी कंडीशन में कर्व ओरिजिन पॉइंट से पास होगा। फिर क्या है, टेंजेंट एट ओरिजिन वी पुट मिनिमम पावर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 0 देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ गिवन कर्व एट ओरिजिन। तब हम ओरिजिन पॉइंट पर टेंजेंट लाइन फाइंड करते हैं मिनिमम पावर के टर्म को 0 के इक्वल रखने से। इफ टू टेंजेंट ऑफ गिवन कर्व आर इक्वल एंड डिफरेंट, are real and different, then origin point is called node. If two tangent of given curve at origin are real and coincident, then origin point is called cusp. ये सब पीछे बता चुके हैं। अब इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इफ बी पुट बाई इज इक्वल टू 0 इन गिवन कर्व वी गेट एक्स इज इक्वल टू ए, देन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन कर्व एंड एक्स एक्सिस आर ए 0। इफ बी पुट एस इज इक्वल टू 0 इन गिवन कर्व वी गेट बाई इज इक्वल टू बी, देन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन कर्व एंड बाई एक्सिस इज 0b। asymptotes to find the asymptotes parallel to coordinate axis, तो we put coefficient of maximum power of x and y is equal to 0। यदि x के मैक्सिमम पावर के टर्म को x के मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल कर रखते हैं तो x एक्सिस के पहले दिए गए कर्व के एसिम्पटोट्स फाइंड होती है, और y के मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखने से y एक्सिस के पहले दिए गए कर्व की एसिम्पटोट्स फाइंड होती है। फिर स्पेशल पॉइंट निकाल लेते हैं, x और y के कुछ संभावित मानों के संगत y के मानों की टेबल बना लेते हैं। फिर रीजन कर्व का विस्तार किस लाइन से किस लाइन तक है, x की जिस वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आती है तो हम कहते हैं कि कर्व का उस डायरेक्शन में एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इन सभी स्टेप की मदद से हम दिए गए कर्व की ट्रेसिंग कर सकते हैं।